जय हिंद दोस्तों। संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको भाग संख्या 4 और 4 के को पढ़ा दिया था। उसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 36 से 51 तक के खत्म कर दिया था। आइए समझते हैं भाग 5। देखिए, जो हम लोग का भाग 4 था वो 36 से चालू हुआ था और 51 पर खत्म हो गया था। अब मान लीजिए भाग 5 पढ़ेंगे यानी कि चैप्टर 5, तो भैया वो 52 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो 1 से 51 तक जाएगा। यानी कि जो हम लोग का भाग 5 है वो 52 से लेकर 1 से 51 तक इसमें अनुच्छेद रखा गया है। यानी कि कुल 100 अनुच्छेद आते हैं इसमें। यह बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम में इसमें हर साल से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, भाग 5 में संघ की चर्चा किया गया है। बोले तो यूनियन, हम कहें सिंपल भाषा में बताइए ना कौन सी चर्चा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा इसमें किया गया है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमें पढ़ना क्या है भाग 5 में। तो देखिए, भाग 5 में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को पढ़ेंगे। देखिए, जो व्यक्ति ना भाग संख्या 5 खूब ढंग से पढ़ लेगा ओके भाग 6 में दिक्कतें नहीं आएगा। अब आप कहेंगे क्या बतिया रहे हैं, तो देखिए जो भाग 5 है ना इसमें संघ की चर्चा किया गया है, लेकिन जो भाग संख्या 6 है उसमें राज्य की चर्चा की गई है। यानी कि भाग 5 और भाग 6 एकदम बराबर है। भाग 6 में बस यहाँ पर राष्ट्रपति है तो वहाँ पर राज्यपाल होगा, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है तो वहाँ पर उपराज्यपाल होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री है तो वहां पर मुख्यमंत्री होगा। यानी कि सब सेम है। भाग 5 और भाग 6 खाली नाम परिवर्तन हो गया है। इसलिए खूब बढ़िया से भाग 5 को पढ़िएगा। भाग 5 से हरदम क्वेश्चन पूछता है, इसमें तरह तरह का क्वेश्चन आता है। तो भाग 5 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहले हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो देख, राष्ट्रपति जो होता है वो देश का पहला नागरिक होता है। यानी कि फर्स्ट सिटीजन किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। और सुनिए, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक भी होता है। राष्ट्रपति का पद बहुत महान होता है कागजी कार्रवाई के रूप में। अब देखिए, जो भाग संख्या 5 है सबसे पहले तो राष्ट्रपति की चर्चा करता है। यानी कि सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या होता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन को हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए इसको हम कुछ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम लोग का जो भाग संख्या 4 था भैया 51 पर खत्म हो गया था, तो भाग 5 52 से ना चालू होगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, पकानी कोका दुयो दशम, यानी कि अनुच्छेद 52 से चालू होगा। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। यानी कि एक ट्रिक से हम 61 अनुच्छेद 61 तक को देख लेंगे। यानी कि अनुच्छेद 52 से चालू होगा और 61 तक को हम ट्रिक से खत्म, यानी कि राष्ट्रपति खत्म। अभी ट्रिक पढ़ लिए, राष्ट्रपति खत्म। अब आप कहेंगे कि इतना छोट ट्रिक में राष्ट्रपति खत्म, इतना जल्दी इसको नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आइए हम अनुच्छेद 52 को पढ़ते हैं। देखिए, अब आप सोचते होंगे कि पो का मतलब क्या होगा, को का मतलब क्या होगा, नी का मतलब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप रहिए, खाली ट्रिक को समझते जाइए। हम एक एक अनुच्छेद जब पढ़ाते जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि पो का मतलब क्या होगा, को का मतलब क्या होगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि 52 से लेकर 61 में राष्ट्रपति खत्म। आइए समझते हैं अनुच्छेद 52। देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद। इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, बच्चा मार के आता है अमेरिका, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। जिस तरह ब्रिटेन में वहाँ की महारानी होती है ना, उसी तरह भारत में यहाँ राष्ट्रपति का पद होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, भैया ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए, यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो ब्रिटेन के महारानी के बराबर होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है, यानी कि प से क्या हो जाएगा पद, और क से क्या हो जाएगा, तो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। 53 में कहा गया है एग्जीक्यूटिव के बारे में। कार्यपालिका क्या होती है, मान लीजिए देश में कोई काम करना है तो भैया कार्यपालिका ही ना करेगी। अब देखिए, कार्यपालिका दो तरह से होती है, एक होता है वास्तविक और एक होता है औपचारिक। यानी कि एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल के जो होते हैं प्रधान वो पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं, और जो डुप्लीकेट के प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति साहब होते हैं। यानी कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो पीएम होता है। और क्वेश्चन पूछेगा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जैसे मान लीजिए हमको किसान बिल को पास कराना है तो भैया नरेंद्र मोदी लिख के दे देंगे कि किसान बिल,
यानी कि वो लिखित सूचना दे देंगे राष्ट्रपति साहब के पास, और राष्ट्रपति साहब बाद में उनका हस्ताक्षर में होता है, और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। यानी कि पहले प्रधानमंत्री कहेंगे कि किसान बिल को लाया जाए, सब काम वही करेंगे, लेकिन लास्ट में एक फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराया जाता है। लेकिन उनका हस्ताक्षर एकदम जरूरी है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कोनो बिल पास नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, वो इसके लिए बाध्य होते हैं। यानी कि अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की चर्चा की गई है। देखिए इसमें अब क्वेश्चन पूछेगा कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आप क्वेश्चन क्या मारेंगे, पीएम, प्रधानमंत्री। वास्तविक होता है, ओरिजिनल वाला कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और पूछेगा कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, डुप्लीकेट मार देंगे राष्ट्रपति, आपका सही हो जाएगा। समझे? यानी कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पीएम और औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। यह जो भाग संख्या 5 है यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 100 गो अनुच्छेद आता है। यानी कि भाग संख्या 5 छूटा सब छूट जाएगा, कोनो पढ़ ले फायदा नहीं होगा। तो भाग 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ साथ हमारे नॉलेज के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 54। देखिए अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। एक बार फिर ट्रिक दोहराइए, क्या बोले थे हम ट्रिक, पकानी कोका दुयो दशम। दो बार बोलिए, पकानी कोका दुयो दशम। यानी कि 52 में क्या पढ़े हम लोग, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया भैया, ब्रिटेन से लिया गया। 53 में क्या पढ़े हम लोग, कार्यपालिका। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। औपचारिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति साहब होते हैं। 54 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, मतलब इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या होता है एकल संक्रमण या अनुपातिक पद्धति, बहुत आगे बताएंगे इसको। तो कहेगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सबसे पहले कराता कौन है भैया, यह जानना जरूरी है ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, ये अलग बात है। भैया कराता कौन है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है, पहला क्वेश्चन। अब देखिए राष्ट्रपति का, आप कभी राष्ट्रपति को वोट दिए हैं, कहाँ वोट दे पाते भैया, हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट होता है, हम लोग उसको वोट नहीं देते हैं। आप लोग कभी सुने हैं कि चलो रामनाथ कोविंद का सरकार बनाया जाए, भले से कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन कभी कहे हैं कि रामनाथ कोविंद का सरकार, क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। अब कहेंगे कि ये अप्रत्यक्ष क्या होता है, समझिए। हम लोग अपना सांसद चुन के भेजते हैं लोग, और सांसद क्या कहता है, बबुआ हम तोरा खातिर राष्ट्रपति चुन के ला रहे हैं, तुम वहीं पर खड़े रहो। यानी कि हम लोग नहीं राष्ट्रपति को चुनते हैं, हम लोग सांसद को चुनते हैं। उस सांसद क्या कहता है कि हम तोरा खातिर राष्ट्रपति चुनकर लाते हैं। यानी कि हम लोग नहीं वोट देते हैं, बल्कि हमारा द्वारा चुना गया सांसद जाके राष्ट्रपति को चुनकर लाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हम लोग उनके चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं। चुनाव में भाग कौन लेता है, तो सांसद सब लेते हैं सब। देखिए अब राष्ट्रपति का भैया हम लोग आखिर भाग नहीं लेंगे तो कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग लेता है, खाली सांसद भाग लेंगे लोग, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल भाग लेता है। अब आप कहेंगे कि निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो देखिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन आएगा, तो देश चलाने के लिए संसद है। अब पूछेगा संसद के कितने कमरे, तो 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। हम कमरे की बात कर रहे हैं, संसद के कितने कमरे, 2 कमरे, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल होता है, विधानमंडल के कितने कमरे, 2 कमरे, विधानसभा और विधान परिषद। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा भाग लेती है। अब आप कहेंगे कि विधान परिषद, तो विधान परिषद इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। अब आप कहेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, पक्षपाती बतिया रहे हैं, लोकसभा से वोट दिए हुआ है, राज्यसभा से वोट दिए हुआ है, विधानसभा से दिए हुआ है, विधान परिषद क्यों छाट रहे हैं, तो देखिए भैया विधान परिषद की संख्या केवल 7 है। यह सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने देखा, ये भैया यदि हम विधान परिषद को कह देंगे राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 7 गो राज्य में है विधान परिषद और ये भैया नहीं है, उस चिल्लाने लगेगा जो नहीं देगा कि हम तो वोटवे नहीं दिए हैं, आज समानता की बात करते हैं। तो कहा गया कि देखिए फिलहाल में जब तक इसकी संख्या बराबर नहीं हो जाती, मतलब हर राज्य में जब तक विधान परिषद नहीं हो जाता तब तक विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगी। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद तभी भाग लेगी जब हर राज्य में विधान परिषद हो जाएंगे तब। इस तरह आप कैसे लिखेंगे इसको, तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। अभी राष्ट्रपति जो होता है ना बहुत होशियार होता है, जानते हैं क्या करता है, ये अपने इसके पास एक पावर होता है कि ये लोकसभा में 2 सदस्य को यानी कि 2 आदमी को
अपने अपने पसंद के आदमी को लिया के बैठा देगा। तुम बैठो लोकसभा में आराम से, आप लिखा पढ़ी आराम से करते रहना। यानी कि जब देखेगा आप ही को देख लेगा, मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, विज्ञान एवं कला में रुचि रख रहे हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे, सुनिए इधर ही महाराज, हम जानते हैं क्या सोच रहे हैं, आपको लोकसभा में बैठा दें। वो बैठा भी देगा आपको, उसके पास इतना पावर होता है। इसी तरह राष्ट्रपति के पास यह भी पावर होता है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को, अपने मनपसंद 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर देंगे। अब आप ही सोचिए, आप ध्यान से सोचिएगा इस बात को कि यदि इन सदस्यों को अनुमति दे दी जाए कि राष्ट्रपति का वोट हो रहा है, आप वोट डालिए, तो मान लीजिए कोई राष्ट्रपति साहब हैं और उन्होंने इन सदस्यों को चुन लिया है, अगले बार वे राष्ट्रपति खड़ी आ जा रहे हैं, तो भैया ये नोटवा देंगे, सब उनको जिता देंगे सब देके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि देख भैया, जो नाम ये जो मनोनीत सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। यानी कि जो सदस्य चुन कर आया है, जनता भेजा है, सिर्फ राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही भाग लेंगे। और जिनके राष्ट्रपति साहब चुन के लिए आए ना, खोज अपने पसंद के, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। देखिए कितना बेहतर ढंग से लिखा गया है ताकि यहाँ पर पक्षपात न हो। आप ही सोचिए कि आप में से मतलब दो को आदमी को बुला कर ला रहे हैं और उसको निर्वाचित कर दे रहे हैं कि चलिए आप लोकसभा में बैठिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल रहिएगा। अब 5 साल बाद आप ही खड़े होंगे तो आदमी आपको चिनेगा नहीं, चाचा आप ही नाम को जिताए थे, आप ही ने बैठाए थे, लीजिए मेरा वोट आपको रहेगा, दे देगा वोट। इसलिए कहा गया है यह जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कहेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, भैया चुनाव आयोग कराता है, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है, तो भैया अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट होता है, तो चुनाव में हम लोग भागे नहीं लेते हैं। भाग कौन लेता है, हम लोग के द्वारा चुना गया सांसद इनका भाग लेता है। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, तो भैया एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। क्या बोले हैं सर जी, फिर बोलिएगा, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। अब आप कहेंगे कि क्या बतिया रहे हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, तो धैर्य रखिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए कहा गया है अनुपातिक पद्धति क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है, आप देखिए जब आप वोट देने जाते हैं अपना वोट, जब आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाता है तब आपको वोटर कार्ड मिलता है। आप जब वोट देने जाते हैं तो भैया किसी एक ही आदमी को आप वोट दे सकते हैं। अभी नहीं कि यादव जी उठे तो यादव जी को भी दीजिए, मिश्रा जी को भी दीजिए, साथ में चच्चा भी उठे तो उनको भी दीजिए। आप किसी एक ही आदमी को वोट दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबको वोट देना पड़ता है। यानी कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार जितने भी खड़े होते हैं ना, उन सबको वरीयता क्रम में वोट देना पड़ता है। यानी कि आप सबसे पहले किसको पसंद करते हैं, फिर किसको पसंद करते हैं, फिर किसको पसंद करते हैं, यानी कि वरीयता क्रम में वोट देना पड़ता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, A, B, C और C। अब पता चल रहा है कि आप सांसद बन गए और आप जा रहे हैं वोट देने के लिए राष्ट्रपति का, कोनो दिक्कत नहीं है, चले जाइए। आप जाके अब मन कर रहा है हमको बी वाले को 1 नंबर देने के लिए, मन आपको पसंद है बी वाला कोई व्यक्ति, आप जाके बी वाला पे दे दिए वोट और आने लगेंगे तो चुनाव कहेगा रे चोट्टा पढ़ा नहीं है तू अनुपातिक प्रणाली, आप कहेंगे कि का पढ़ा दिए अनुपातिक प्रणाली। तो देखिए वो कहेगा कि नहीं पता है तुमको, इसमें वरीयता क्रम में वोट देना होता है। यानी कि जितना उम्मीदवार खड़े हैं सब ना, उन सबको वोट दो, तब कहेगा ओहो अनुपातिक प्रणाली, अभी देते हैं वोट तो कहेगा हमको बी वाला सबसे ढेर पसंद है, हम इसको 1 नंबर देते हैं। सी वाला उसके बाद पसंद है, उसको 2 नंबर देते हैं। और ए वाला सबसे हमको पसंद नहीं है, उसको 3 नंबर हम देते हैं। यानी कि वह व्यक्ति चाहता है कि बी वाला राष्ट्रपति बने, बाई चांस अगर नहीं बना तो सी वाला बने, अगर इवन नहीं बना तो ए वाला राष्ट्रपति बन जाए। इसी तरह कोई दूसरा सांसद आएगा, वो कहेगा कि ना बी वाला को वोट दिया जाए, एक वोट बी वाला को दे देगा। फिर सी वाला उसको पसंद है ए वाला, तो ए वाला को वोट देगा और फिर सी वालों को, यानी कि वरीयता क्रम में वोट दे देगा, जिसको जो पसंद है वो उसको वोट देगा। अब इसी तरह करके वह वोट को देते जाएंगे। अब भैया वोट तो हम सब दिखा नहीं पाएंगे, जितना होना था दिखा दिए एग्जाम्पल के तौर पर। अब आएगा वोट गिनने का बारी। तो देखिए वोट कैसे गिना जाएगा, ए उम्मीदवार को पहला स्थान पर कितने लोगों ने रखा, तो 2 लोगों ने, यानी कि पहला स्थान पर कितने लोगों ने रखा भैया, तो 2 लोगों ने रखा ए वाले को
पहला स्थान पे 2 लोगों ने रखा, कोई दिक्कत नहीं है। बी वाला को गिन लिया जाए, बी वाले को पहला स्थान पे कितने लोगों ने रखा, तो 2 लोगों ने रखा, रख दीजिए, 2 लोगों को रख दिया हम लोगों ने। और सी वाले को पहला स्थान पे कौन रखबे नहीं किया, ले भैया बाहर जो पहले थे, इसको क्या किया जाएगा, किनारे कर दिया जाएगा, हटिए। अब देखेंगे सब रे, ए वाले को भी 2 लोगों ने रखा और बी वाले को भी 2 लोगों ने रखा, गड़बड़ हो गया भैया। अब क्या होगा, मैच टाई हो जाएगा, मैच खेल खत्म। यानी कि इसको बोलते हैं प्रथम चरण की मतगणना, यानी कि प्रथम चरण की मतगणना कंप्लीट, रिजल्ट ही नहीं किया, गड़बड़ हो गया। अब आता है करेंगे द्वितीय चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना करेंगे। अब वोट को गिनेंगे। अब देखिए ए वाले को दूसरा स्थान पे कितने लोगों ने रखा, तो भैया ए वाले को दूसरा स्थान पे 1 लोगों ने रखा, लेकिन बी वाले को दूसरा स्थान पे कौ लोग रखे, तो 2 लोग रखे। यानी कि बी वाले को दूसरा स्थान पे कौ लोग रखा, तो 2 लोग। अब बताइए वोट कौन जीता, चुनाव कौन जीता, तो भैया बी वाला जीत गया। काहे कि इसको ज्यादा सपोर्ट मिल गया, यानी कि बी वाला विजय हुआ, बी वाला राष्ट्रपति बन जाएगा। देखिए यदि पहले चरण की मतगणना में आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका दूसरा चरण की मतगणना की जाएगी। भारत में एक बार ऐसा हुआ है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनके समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी, तो भैया बीबी गिरी के समय हुई थी, उन्हीं के समय द्वितीय चरण की मतगणना में उनका रिजल्ट आया था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन उन्हीं के समय ऐसा हुआ है। यानी कि हम लोगों ने अनुपातिक प्रणाली को खत्म कर दिया। अनुपातिक प्रणाली में वरीयता क्रम में वोट को देते जाना है। आप किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते हैं, बल्कि सबको वोट दीजिए। आप सबसे पहले अपने पसंदीदा रखिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि सबको वोट आपको देना है, यानी कि अनुपातिक प्रणाली हो गया। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है भैया, तो देखिए मान लीजिए हाई जो उम्मीदवार था एक आप छांट दिए हैं, पहले मैच में छांट दिए, किनारे कर दिए। अरे भैया जो वोटवा पाया है ये गड़बड़ा नहीं जाएगा, ये वोटवा गड़बड़ होगा कि नहीं, आखिर इसका वोट बेकार न जाएगा। तो एकल संक्रमणीय में कहा गया है कि हाई जो प्रत्याशी हार गया है ना, इसके वोट को न ले बांट दीजिए, आप वोट क्या कीजिए, लेके इन सबको दे दीजिए, ताकि ये सब जीते सब तो पूर्ण बहुमत से जीते सब। यानी कि आप यदि इनके वोट को छोड़ देते भैया खराब हो जाएगा, वोट को फायदा होगा नहीं, हर वोट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। आप क्या कीजिए ना, इन सब इसका वोट वाले के आप सब में बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय, यानी कि एकल संक्रमण या अनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब जब लोग सुने लो कि रे भैया राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा, लोग वोट में नहीं देंगे, भयंकर बवाल कर दिए लोग और कहे लोग यह अलोकतांत्रिकता है, यह अच्छा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाए। तो जो संविधान निर्माताओं थे और संसद ने कहा कि देखिए भैया यदि हम राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से कराते हैं तो बहुत सारा खर्च आएगा, बहुत समय लगेगा, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से कराया जाए, बल्कि प्रत्यक्ष विधि से न कराया जाए। आज मतलब यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। हम उनके चुनाव में भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, कौन भाग लेता है, तो हमारा द्वारा चुना गया संसद उनके चुनाव में भाग लेता है। यानी कि हम लोगों ने एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रणाली को देख लिया। अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आता है जमानत राशि। जमानत राशि देखिए, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए उनके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है, इसको हम आगे एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे, फिलहाल इसको समझिए। 1997 से पहले केवल 10 प्रस्तावक होने चाहिए और 10 अनुमोदक होनी चाहिए। आप मान लीजिए राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वर्तमान में अगर बनना चाहते हैं इस समय, तो आपके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक, माने 100 लोग प्रमोट करने वाला होना चाहिए कि नहीं राष्ट्रपति इसको बनाइए जाए, सिग्नेचर करेंगे लोग। लेकिन 1997 से पहले क्या था, 10 लोग करता था, 10 गो प्रस्तावक और 10 गो अनुमोदक। और 1997 से पहले हई जो जमानत राशि है ना, ये 2500 रुपया था, यानी कि 2500 रुपया जमा कीजिए और 10 गो प्रस्तावक लाइए और 10 गो अनुमोदक लाइए और राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो जाइए। लेकिन क्या हुआ भैया, 100 खड़ा होने लगा, गड़बड़ा गया, यानी कि फालतू आदमी खड़ा होने लगा, कोनो मतलब नहीं था। जिसको आता था भैया राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, जैसा लगता था सब्जी बेचारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, कोई यहाँ खड़िया जाता था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो 1997 के पहले इसका बड़ा दुरुपयोग होता था, कोनो खड़ा हो जाता था, सीरियस चुनाव नहीं लड़ते सब। तो कहा गया कि देखिए
आप क्या कीजिए ना कि प्रस्तावक की जो संख्या 10 है उसको बढ़ा के 50 कर दीजिए। भैया 50 लोगों को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पहुंच चाहिए आपको, तब 50 लोग इकट्ठा होंगे। और कहा गया कि 50 प्रस्तावक के साथ साथ 50 अनुमोदक को भी कर दीजिए, यानी कि 100 लोग चाहिए आपको, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। और तो जो पहले जमानत राशि 2500 रुपये था उसको आप बढ़ा के 15,000 रुपया कर दीजिए। और एक व्यवस्था लाइए कि यदि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होता है वो 1/6 भाग यानी कि कुल वोट का 1/6 से कम वोट पाता है तो उसका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। देखिए भैया 15,000 रुपया राष्ट्रपति के लिए जो खड़ा होगा चुनाव के लिए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि वो व्यक्ति 1/6 वोट से माने कुल वोट का 1/6 भाग वोट नहीं पाता है तो उसकी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अब बताइए ना कौन ऐसा व्यक्ति है आज जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है कुल वोट का 1/6 नहीं पा रहा है, ये तो अपमानजनक बात है ना। जमानत राशि को क्या किया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। यह जो जमानत राशि होता है सिर्फ राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, अब बल्कि आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो भी लागू होता है, प्रधानमंत्री का लड़ेंगे तो वो को जमानत राशि देना पड़ेगा। और ये जमानत राशि RBI के पास जमा की जाती है। यानी कि हम लोगों ने 52, 53 और 54 को देख लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन तो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब आप समझे ना, प मैंने कहा होता है राष्ट्रपति का पद होता है, का मने का होता है कार्यपालिका होता है, नी मने का होता है निर्वाचन होता है। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के निर्वाचन को खत्म कर दिया। अब आप लोग सुने होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति 8 लाख वोट से जीत गए, रामनाथ कोविंद 8 लाख वोट से जीत गए। अब आप कहेंगे कि रे भैया ये जो संसद में इतना लोग कहाँ से आएंगे, इतना लोग वोट कहाँ दिए 8 लाख लोग। तो देखिए हर MP और MLA का वोट का वैल्यू होता है, यानी कि अगर एक कोनो MP वोट देगा ना तो एक वोट नहीं गिनाता है, बड़ा ढेर वोट गिनाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि एक MLA का वोट का वैल्यू कितना होता है और एक MP की वोट का वैल्यू कितना होता है। आज के लिए इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।